हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशाएं जुडिशरी। आई एम राखी और आज हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। कल हमने एक पार्ट कवर कर लिया है, ठीक है। उसमें हमने कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ा, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी पढ़ा। आज हम उसके आगे का जो कंटेंट है वो कवर करेंगे। अच्छा जी, जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली है वो पहले कल की क्लास लें ताकि आपको समझ आए कि हम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हैं। और जिन्होंने कल की क्लास ले ली है वो शुरू करें आगे फिर पढ़ना, ठीक है, रिविजन। चलें, तो कल हमने क्या पढ़ा था पहले वो देखते हैं हम, ठीक है। उसका थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद आज जो पढ़ेंगे वो देखते हैं और चलता है यूं ही। कल ना मैंने ऐसे, आज मैंने पहले लिख के रखा आपके लिए। कल हमने क्या किया था, हमने इन टॉपिक को इस तरीके से बाइफरकेट किया था क्योंकि हमें याद भी करना है। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ लिया और चल गया, ऐसा नहीं है, याद भी रखना है। तो याद करने के लिए हमने ना चीजें एक ट्रिक की तरीके से याद करी थी कि अगर हमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना हो या फिर हमें ऐसे ही कोई पार्टी भी ऑर्गेनाइज करनी हो तो उसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान कैसे, कि आप क्या काम करेंगे। मतलब मान लो 2 से 4 लोग हैं, ठीक है, हमें एक पार्टी प्लान करनी है, कुछ भी करना है। तो हमने बात करी थी कि हम डिसाइड करेंगे आपका ये काम होगा, आपका वो काम होगा, ठीक है। खाने का आप देख लेना, पीने का आप देख लेना और बाकी का आप देख लेना। इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी डिवीजन कर दी। कैसे, हमने अथॉरिटी डिसाइड कर दी, ठीक है। कि अथॉरिटीज में फिर हमने क्या क्या पढ़ा था कि आईजी साहब क्या काम करेंगे, रजिस्ट्रार साहब क्या काम करेंगे और सब रजिस्ट्रार काम क्या करेंगे, ठीक है। उनकी ड्यूटीज और पावर वैसे आज हम देखेंगे, बट हमने मोटा मोटा इनको बाइफरकेट कर दिया। उसके अलावा एक और है अथॉरिटी जिसे हम बोलते हैं इंस्पेक्टर, उनके बारे में भी देखेंगे। अब आता है हमारा कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिसे रजिस्टर किया जाएगा। देखो, अभी कोई भी काम करने से पहले हमें कुछ चीजें डिसाइड करनी होती है कि अभी ये तो हो गया कि कौन काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा, किसका क्या काम होगा। उसके बाद किसके रिगार्डिंग है, रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। तो हमें पता भी होना चाहिए कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिन्हें हमें रजिस्टर करना है। तो उसको हमने 17 और 18 में पढ़ लिया कि इन्हें तो हमें कंपल्सरी रजिस्टर करना ही पड़ेगा। और 18 में जो है वो ऑप्शनली रजिस्ट्रेबल है, इफ यू वांट टू रजिस्टर देम गो अहेड, नहीं करना तो कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। उसके बाद ये था कि हमें किस टाइम पे जाना है उन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करवाने के लिए, ठीक है। कभी भी जा सकते हैं, क्या कोई टाइम लिमिट है। जैसे हम लिमिटेशन एक्ट पढ़ते हैं कि सूट फाइल करने के लिए पर्टिकुलर टाइम होता है, उसी टाइम में अगर आप सूट फाइल करते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं करते हो तो आपका जो राइट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक, सॉरी, रेमेडी जो है वो खत्म हो जाएगी, राइट खत्म नहीं होता। उसके बाद है हमारा प्लेस, कहाँ पे जाएंगे हम। रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बारे में हमने इसमें पढ़ेंगे, अभी तो हमने पढ़ा नहीं है ये, ठीक है। तो उस ऑफिस के बारे में कहाँ पे हमें जाना है वो देखेंगे। हु विल प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट कौन करेगा। मतलब कोई भी बंदा उठ के जा सकता है या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ये राइट दिया गया है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद है इसका इफेक्ट। अच्छा, जो इफेक्ट है ना, हमें 17 के साथ ही पढ़ना था, ये हमें साथ पढ़ना था। तो पहले हम क्या करेंगे, आज 17 का रिवीजन करेंगे, उसके साथ इफेक्ट्स पढ़ लेंगे ताकि एक टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए, कवर हो जाए, साइड करेंगे इसे, ठीक है। तो इसे हम आज कवर करेंगे दोनों को साथ में। फिर हम देखेंगे कि ड्यूटीज, ये सारा अलग काम हो गया, ये सारा अलग। जो पहले की चीजें हम कर रहे थे ना, रजिस्ट्रेशन के बारे में कर रहे थे, रजिस्टरिंग ऑफिसर कौन होगा, ऑफिस का होगा, टाइमिंग्स क्या होगी, ये सारा। अब यहाँ पे जो काम आएगा ये ऑफिशियल काम है सारा। देखें, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ जो भी रजिस्टरिंग ऑफिसर है उनकी ड्यूटीज और पावर के बारे में बात हो रही है। अगर वो मना कर दे तो क्या होगा, सही है। अब उनकी फीस क्या होगी, पेनल्टीज क्या होगी, क्या रजिस्ट्रार के ऊपर भी पेनल्टी लग सकती है, या जो बंदा अपनी गलत इंफॉर्मेशन देगा उनके ऊपर क्या पेनल्टीज लगेंगी। उसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स रह जाते हैं, वो हम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो इससे हमें क्या समझ आया कि हमें क्या क्या पढ़ना है, रट्टे नहीं मारने, यूं ही समझ आ जाएगा, यूं ही याद हो जाएगा। अथॉरिटी है, रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है, टाइमिंग्स देखने, मतलब व्हेन, वेयर, हाउ, ये स्कूल में पढ़ाते थे ना, इंटेरोगेटरीज, इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस, वही है ये। टाइम, वेयर, सॉरी, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, ये सारी चीजें। उसके बाद ड्यूटीज, रिफ्यूजल, फीस, मतलब जो पेमेंट तो करनी पड़ेगी। उसके बाद पेनल्टीज और मिसलेनियस। तो मैंने ना इन्हें ऐसे 2 पार्ट में डिवीजन कर दिया, डिवीजन वर्ड लिख के ही, कि पहला जो रजिस्ट्रेशन का काम है वो 1 to 10 में हम कवर कर देंगे। उसके बाद जो ऑफिशियल वाला काम है वो 11 to 15। मैंने ये क्यों पढ़वाया है, क्या जरूरत आन पड़ रही थी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैंने देखा था कि इस टाइप से, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया कि पार्ट 3 है, ठीक है, पार्ट 3 में क्या आता है, रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट आते हैं ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए थे, तो आपको
आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा? सेक्शंस भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है, उसके अलावा पार्ट्स भी याद करने पड़ेंगे, उसके अलावा कॉन्सेप्ट्स भी देखने पड़ेंगे, ठीक है, ये 3 चीजें होंगी। उसके बाद अमेंडमेंट, तो क्या सारी अमेंडमेंट हमें पढ़नी पड़ेगी? सारी की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 2001 वाली पढ़ जाएंगे, वो इनफ हो जाएंगे, सही है, 2001 की कर लेंगे, दैट विल बी इनफ। और उसके अलावा जो है हमारे केस, वैसे ये बातें हमने कल भी कर ली थी, मैंने दोबारा बता दिया आपको। तो क्या क्या करना, हमें सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी, इन्हें याद रखना पड़ेगा। अच्छा जी, क्या मैं आपको सारी चीजें क्लास में दे रही हूँ? बिल्कुल दे रही हूँ, मैंने सेक्शन भी पढ़ाए हैं, हमने पार्ट्स भी कर लिए हैं, हमारे कॉन्सेप्ट भी मेरे हिसाब से क्लियर है। नहीं समझ आते तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, सही है। उसके बाद अमेंडमेंट्स भी हम कवर कर रहे हैं, और उसके बाद केस लॉज बचते हैं, वो भी हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बताएं, वरना चलते हैं आगे। चलो पहले ना सेक्शन 17 का रिवीजन करते हैं, और उसके साथ 49 जो है उसको रिलेट करते हैं, उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। देखिए, हमने क्या किया था कल पार्ट 3 में कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल हैं, और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो ऑप्शनली हैं, उनका करा ना करा एक ही बराबर है, ठीक है। तो 17 में हमने कौन कौन सी चीजें देखी थी? हाँ, डायरेक्ट अपने पास रखो, नोटबुक अपने पास रखो, पेन अपने पास रखो, और हाइलाइटर अपने पास रखो। ये चारों चीजें जो है आपके पास होनी चाहिए। हाईलाइट करने की जगह पे हाईलाइट भी करोगे, जहां पे शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत है शॉर्ट नोट्स बनाओगे। आप एक चीज और कर सकते हो, अच्छा 2 मिनट ले ही लेती हूँ मैं आपके। आप एक चीज और कर सकते हो, क्या करोगे? हाईलाइट तो आपने कर लिया, सही है, और उनके जो छोटे छोटे नोट्स बनाते होते हैं ना, तो एक ऐसे पेज रखो, A4 शीट रखो, उन पे साथ के साथ केस लॉ लिखो, और उसको वहीं पे पेस्ट कर दो, ताकि बार बार नोट्स को उठाने की जरूरत ना पड़े। तो मैं तो ऐसे कर लेती थी, आप देख लो, मुझे तो ये ठीक लगता है, सही है। चलो, अब है कौन कौन से ऐसे है रजिस्ट्रेबल जो कंपल्सरीली है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हमने देख लिया था, नॉन टेस्टामेंट्री का केस भी हमने देख लिया था। उसके अलावा नॉन टेस्टामेंट्री में 2 था कि राइट क्रिएट करता है, वो 100 रुपए से ऊपर की जो प्रॉपर्टी का सीन था। उसके बाद रिसीट और पेमेंट ऑफ कॉन्सिडरेशन का क्या कॉन्सेप्ट था, वो हमने कल डिस्कस कर लिया। मैं इसलिए कह रही हूँ कि जिसने कल की क्लास नहीं देखी उसको आज ये वाला टॉपिक तो नहीं समझ आएगा, क्योंकि हमने डिस्कस बहुत डिटेल में किया था वहां पे, है ना। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि क्या ही बोले जा रही हूँ मैं, पहले पिछली क्लास देखें, फिर आपको समझ आने लगेगा। उसके बाद हमने ईयरली रेंट का लीज का वो देखा था कि 1 साल से कम की है तो रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, 1 साल से ज्यादा का है तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और ये सारी कंडीशन जो हमने देखी थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम उसे रजिस्टर ना करें तो क्या होगा? तो अपना सेक्शन निकालें 49, ठीक है, 49 सेक्शन निकाले, उसमें बोलता है कि इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। अब यहाँ पे कह रहे हैं रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, यानी कि 17 के साथ जो हमें इसे रिलेट करेंगे, ये कह रहे हैं नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 17 टू बी रजिस्टर्ड शैल अफेक्ट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी कंप्राइज्ड देयर इन। ये कह रहे हैं कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो भले ही आपने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, बेच दी है, जिस तरीके से भी दूसरे के नाम की है, उसका कोई लीगल बैकिंग नहीं होगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसका कोई भी यूज नहीं होगा एज एन एविडेंस फर्दर कोई भी प्रोसीडिंग होगी। यानी कि अगर कोई डिस्प्यूट आता है प्रॉपर्टी पे, तो जो पहले वाला बंदा जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी पहले से ही थी, रजिस्टर्ड थी, उसी के फेवर में जो है जजमेंट जाएगी, उसी के फेवर में बात उठाई जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है बी पार्ट, कह रहा है कि कॉन्फर एनी पावर टू अडोप्ट, उस पे कोई आप अडोप्शन मतलब उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं रहेगा, जीरो वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट है बी रिसीव्ड एज एन एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग एनी प्रॉपर्टी और कॉन्फरिंग सच पावर अनलेस इट हैज बीन रजिस्टर्ड। तो सिंपल आपने समझ लिया सिंपल वर्ड्स में कि अगर रजिस्टर कराना कंपलसरी है तो कराना पड़ेगा, नहीं कराते हो तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, सही है। यानी कि ऐसा माना ही नहीं जाएगा कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है या आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, भले ही आपने कॉन्ट्रैक्ट करवा के दोनों पार्टीज के साइन भी ले लिए हो। हमने कल वो एग्जांपल दिया था ना सेल वाला, हमने वो सेल वाला एग्जांपल किया था, घर वाला, ये मिस्टर बी का था, और मिस्टर ए ने इनको घर तो दे दिया था, जो पार्ट परफॉर्मेंस वाला। इस केस में क्या हुआ था, ए ने बी को प्रॉपर्टी दे दी, प्रॉपर्टी कैसे दे दी, पोजेशन दे दिया। बी ने ए को
50 लाख दिए थे, ठीक है। बी ने ए को 50 लाख रुपए दे दिए थे, ए ने बी को पोजेशन दे दिया था। 4 साल बाद वोट क्या आ रहा है कि भाई ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, मिस्टर बी आप प्रॉपर्टी को खाली करो, ये प्रॉपर्टी मेरी है। मिस्टर बी कहते हैं कि भाई मैंने तो 50 लाख रुपए दिए थे, कैसे खाली कर दूं, पैसे तुम्हारे पास है, तुमने मुझे पोजेशन दे दिया, मैं उसके पोजेशन में पिछले 4 साल से रह रहा हूँ, अब कैसे दे दूं। हमारे तो एक सेल डीड भी साइन हुई थी, हमारी तो सेल डीड भी साइन हुई थी, ये आपके साइन है, ये मेरे साइन है, ये देख ले, ठीक है। मैं तो कोर्ट में से लेके जाऊंगी। वो कहेंगे कि क्या वो रजिस्टर हुआ था, वो तो रजिस्टर ही नहीं हुआ। अगर वो रजिस्टर नहीं हुआ तो उसकी वैल्यू 0 है। कौन कहता है ऐसा, सेक्शन 49 कहता है, सही है। तो यहाँ तक कोई डाउट। इस पे ना एक केस लो है, वो देखते हैं। SMS टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस चांदमारी टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, अलग ही नेम है, 2011 का केस है ये। इसमें ये बोला गया इनसफिशिएंट स्टैम्प्ड डस, एक सेकेंड इसको ऐसे समझो, देखो ये डीड है, ठीक है, इस पे स्टैंप लगवानी होती है हमें। अगर वो स्टैम्प जो है इनसफिशिएंट है, ठीक है, यानी कि अगर इसका रजिस्ट्रेशन भी हम करा लेते हैं विद इनसफिशिएंट डीड, सॉरी इनसफिशिएंट स्टैम्प, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू, क्या वैल्यू होगी, 0, कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इनसफिशिएंट स्टैम्प का मतलब भी यही माना जाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, भले ही आपने सारी पेमेंट करी हो, सब कुछ किया हो, पर अगर आपने स्टैम्प भी प्रॉपर नहीं लगवाई तो, क्योंकि एग्जीक्यूट ही नहीं है ना, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं माना जाएगा, और रजिस्टर्ड नहीं, इसकी जो वैल्यू है वो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की तरह हो जाएगी, और वापस से 0, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब आप निकालें, एक सेकेंड, ये सारा पार्ट कल हो गया था हमारा। पार्ट 3 जो है हमारा, पार्ट 3 कंप्लीट हो गया, सही है। अब हम बात करेंगे पार्ट 4 की। अब वापस आए, ये चीज हो गई खत्म, रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट हो गया खत्म, इसके साथ हमने इसका इफेक्ट देख लिया, वो भी खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम टाइम, अब हमें कहाँ कब जाना है, व्हेन टू गो, कब जाके हम रजिस्ट्रेशन कराएं, ठीक है। प्लेस फॉर रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द लैंड, ये कह रहे हैं कि लैंड से रिलेटेड अगर डॉक्यूमेंट है तो उसका रजिस्ट्रेशन, सॉरी पार्ट 4 करना है ना पहले। टाइम, टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन पहला है सेक्शन 23, टाइम फॉर प्रेजेंटिंग द डॉक्यूमेंट, subject to the provision contained in section 24, 25, 26, no document other than a will shall be accepted for the registration unless presented for that purpose to the proper officer। पहली चीज याद रखें कि proper office के officer के पास उसे present करेंगे within 4 months from the date of its execution। ये कह रहे हैं कि अगर आपको टाइम, नोट्स बनाते हैं, टाइम के आगे लिख दें 4 मंथ, बस इतना याद रखना, यही पेपर में आएगा। ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो जिस दिन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है ना, एग्जीक्यूट हो गया है, यानी कि मैंने सेल डीड बनाई, उस पर डेट लिख दी, मान लो मैंने आज की डेट लिख दी, तो आज की डेट से 4 महीने के अंदर अंदर उस सेल डीड को मुझे रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हुई है, यहाँ ये रजिस्टर हुई है, विद इन 4 मंथ्स मैंने अगर करा लिया तो अच्छी बात है, नहीं कराया तो आगे ऑप्शन खत्म हो गए मेरे पास, पर इसका एक्सेप्शन है, वो 25 में आगे देखेंगे हम। हाँ, इसका एक केस लो लिख लें आप, उषा रानी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 2016 का केस है। उषा
2016 का केस है। इसमें कहते हैं कि स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द टाइम लिमिट अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट और कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अगर होगा तो वो सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग होगा। 25 मैं बता देती हूँ आपको, फिर पढ़ के बता दूंगी। ये कह रहे हैं कि 4 मंथ्स जो है आपका टाइम है, ठीक है, और इसका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ही लिया जाएगा। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का यहाँ क्या मतलब है कि 4 महीने है तो 4 ही महीने हैं, 4 महीने से एक दिन भी एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेगा। सही है। लिमिटेशन एक्ट में हम देखते हैं ना कॉम्प्यूटेशन ऑफ टाइम, तो वो कॉम्प्यूट कहाँ से होगा, जिस दिन से हमारा डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था वहां से कॉम्प्यूटेशन शुरू हो जाएगा और कहाँ तक होगा, 4 महीने के अंदर। और ये 4 महीने में भी हमें इसे एक प्रॉपर ऑफिसर के पास ही प्रेजेंट करना पड़ेगा। जब हम पढ़ेंगे ना वेयर, उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर ऑफिसर का मतलब क्या है यहाँ पे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि चलो मान लो 4 महीने का समय बीत गया, 4 महीने से मुझे 2 महीने और एक्स्ट्रा हो गए, 2 मंथ्स एक्स्ट्रा और हो गए, तो क्या होगा, तो क्या मेरे पास बिल्कुल कोई ही रेमेडी नहीं है। तो ये कहते हैं कि नहीं, आप सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग अप्लाई तो कर सकते हैं पर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में। तो क्या इतना करके काम चल जाएगा कि भाई मेरे पास तो ये रीजन है मैं नहीं आ सकता था और मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो, क्या इतना काफी है? वो कह रहे हैं कि नहीं, इतना भी काफी नहीं है, इसके साथ साथ आपको फाइन भरना पड़ेगा। फाइन कितने का होगा, 10 टाइम्स। अभी कह रहे कि क्या बिल्कुल 10 गुना ही देने पड़ेंगे हमें रजिस्ट्रेशन के लिए? वो कह रहे कि नहीं, मैं, ठीक है, आपको ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 10 गुना ही देने पड़ेंगे। ये कह रहे कि मैक्सिमम लिमिट है आपकी 10 गुना, उससे कम जो है रजिस्ट्रिंग ऑफिसर डिसाइड करेंगे कि कितना आपको फाइन पे करना है। सही है। 23 हमें समझ आ गया। इसमें हमने केस देख लिया है उषा रानी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का, जिसमें बोला है कि स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ टाइम लिमिट शुड बी देयर। अगर फिर भी कोई कंडीशन ऐसी है जो अनअवॉइडेबल थी, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता था, तो वहां पे कॉन्डोनेशन दिया जा सकता है एज पर सेक्शन 25। ठीक है, सेक्शन 25 साथ साथ पढ़ ही लेते हैं। अभी 25 निकाल ले। प्रोविजन वेयर द डिले इन द presentation of the document is unavoidable if owing to the urgent necessity or unavoidable accident any document executed or copy of the decree or order made is not presented for the registration till after the expiration of the time। अच्छा, आपको अब कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है? मैंने आपको बताया था कि डिक्री जो है उसको रजिस्ट्रेशन, उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कब करना है, किन किन कंडीशंस में। ठीक है, वो कंडीशंस जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है, कि याद भी है या फिर ऐसे ही मैं बोले जा रही हूँ आप सुन भी नहीं रहे। तो वो सारी कंडीशन जो है सारे विद द सेक्शंस कमेंट सेक्शन में लिख दो। इफ ओनिंग टू द अर्जेंट नेसेसिटी और द अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस या एक्सीडेंट any document executed or copy of the decree or order made in India is not presented। अच्छा, made in India लिखा है, अभी ध्यान देना। is not presented for the registration till after the expiration of the time herein before prescribed in that behalf, the registrar in case where the delay is in the presentation does not exceed 4 months may direct that on the payment of the fine not exceeding 10 times। 10 गुना से ज्यादा नहीं होगा, यानी कि मैक्सिमम हमें दे दिया है उन्होंने। अमाउंट ऑफ द प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फीस सच डॉक्यूमेंट शैल बी एक्सेप्टेड फॉर रजिस्टर। तो किया जा सकता है। सही है। Any application for such direction may be lodged with the sub registrar who shall forward it to the registrar to whom he is subordinate। उसको डायरेक्ट की जो एप्लीकेशन है वो किसके लिए लिखी जाएगी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं एप्लीकेशन दूंगी ना कॉन्डोनेशन के लिए, किसको देंगे, सब रजिस्ट्रार को। सब रजिस्ट्रार जो है आगे से रजिस्ट्रार को पास ऑन कर देंगे। ठीक है, यहाँ ऐसा और कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है जो आपको नहीं समझ आएगी। चले, नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 23A, री रजिस्ट्रेशन ऑफ द सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। पहले मैं वैसे बताती हूँ आपको, ठीक है, फिर सेक्शन पढ़ेंगे। ये कह रहे हैं री रजिस्ट्रेशन। री रजिस्ट्रेशन में क्या आ सकता है कि अगर जो ओल्ड, जो मैंने अभी मानो ये डॉक्यूमेंट है, मैंने इसे रजिस्टर करा लिया,
ठीक है, इसमें या तो इनसफिशिएंट स्टैम्प हो, ठीक है, या मैंने इसे प्रॉपर ऑफिस में ही प्रेजेंट ना किया हो, नहीं किया हो, ठीक है, या जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वो सही कैलकुलेट ना की हो, ऐसा लिख देती हूँ ना, रॉन्गली कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड, या अदर रीजंस, और अदर रीजंस जिसकी वजह से जो डॉक्यूमेंट है हमारा, जो डॉक्यूमेंट है बिकेम इनवैलिड। थोड़ा राइटिंग को बेयर करना है यार, जल्दी नहीं लिखूंगी तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से अगर डॉक्यूमेंट इनवैलिड हो जाता है, उस सिचुएशन में क्या होगा, री रजिस्ट्रेशन की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, रिक्वायरमेंट ऑफ री रजिस्ट्रेशन। चलो इतना समझ आ गया। अभी कह रहे हैं कि अगर आप रजिस्टर दोबारा कराते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा। फर्स्ट तो ये होगा कि जिस दिन हमने मान लो री रजिस्टर कराया तो इसका एग्जीक्यूशन कब से माना जाएगा, क्या उस दिन से माना जाएगा जब मैंने पहली बार उसे रजिस्टर कराया था, मतलब उसके रजिस्ट्रेशन कब से माना जाएगा, कि पहली बार जब मैंने उसे रजिस्टर कराया था या मैंने उसे दोबारा रजिस्टर कराया, री रजिस्टर कराया, उस दिन से माना जाएगा। तो कह रहे हैं पहली चीज तो ये याद रखो कि इसी दिन से माना जाएगा, जिस दिन से हमने पहली बार रजिस्टर कराया था उसी दिन से माना जाएगा। अब इसका प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, सेम होगा एज बिफोर और इन फर्स्ट टाइम। अब ये कह रहे हैं कि भाई जब हमने रजिस्टर कराया था तो हमारे पास 4 महीने का टाइम था, सही है, पर मैंने तो थर्ड मंथ में कराया था, थर्ड मंथ में मैंने इसे कराया, उसके बाद इस बात को हुए हुए 5 महीने और हो गए, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही महीना बचा और ये 5 महीने, यानी कि टोटल 6 महीने और एक्स्ट्रा हो गए। मुझे तो 4 ही महीने का टाइम मिलना था, 6 महीने ऊपर हूँ, क्या यहाँ पे लिमिटेशन लगेगा। वो कह रहे हैं कि नहीं जी, जिस दिन से आपको पता चले इनवैलिड है डॉक्यूमेंट, और ये जो चीज है ना ये गुड फेथ में हुई हो, सही है, जिस दिन से आपको पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट इनवैलिड है उस दिन से फिर से आपका लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा 4 मंथ का, और इन्हीं 4 मंथ्स में यू हैव टू रजिस्टर योर डॉक्यूमेंट अगेन। आई गेस इतना ही इसमें है और आपको क्लियर भी हो गया है, पढ़ लेते हैं एक बारी ताकि क्लियर हो जाए। Notwithstanding anything to the contrary contained in this act, if in any case a document requiring registration has been accepted for registration by the registrar or sub registrar from a person not duly empowered। अच्छा इसमें एक और चीज ऐड कर लो कि जो पर्सन है जो प्रेजेंट करेगा वो नॉट ड्यूली एम्पावर्ड, जिसकी वजह से वो इनवैलिड हो गया है। To present the same and has been registered any person claiming under such document may within 4 months from, ये वाली सारी चीजें वही हैं, नीचे आ जाओ लास्ट में, if duly re-registered in accordance with the provision of this section shall be deemed to have been duly registered if all the purpose from the date from the original registration, जहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, लास्ट की लाइन को हाईलाइट कर लो, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड बाय सेवरल पर्सन एट डिफरेंट टाइम। ये कह रहे हैं कि अलग अलग लोग हैं, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, मिस्टर डी है और मिस्टर एक्स की प्रॉपर्टी थी, इन चारों के नाम कर दी, तो रजिस्ट्रेशन में सारों के सारी पार्टी इन्वॉल्व होंगी। तो ये कह रहे हैं कि अगर ये अलग अलग आके करवाना चाहे साइन अपने तो क्या ये कर सकते हैं। वो कह रहे हैं हाँ जब मर्जी आओ, लेकिन 4 महीने के अंदर अंदर आना है सभी को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग 4 महीने चल रहे हैं इसके लिए अलग, यहाँ से डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, और यहाँ इनका 4 महीने का पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हुआ, इसी 4 महीने के अंदर अंदर इन चारों को आना है और अपना डॉक्यूमेंट जो है रजिस्टर कराना है।
Where there are several person executing a document at different times, such document may be presented for registration and re-registration within 4 months from the date of each execution. ठीक है. Provision where the delay in presentation is unavoidable. अब ये कह रहा है कि हमने वैसे 25 पढ़ लिया है, दोबारा बता देती हूँ कि आपको जो हाईलाइट करना है वो ये है कि 10 टाइम्स होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका. फिर है डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया. अभी कह रहे हैं कि अगर आउटसाइड इंडिया होगा तो क्या होगा, आउटसाइड इंडिया. इस केस में ये कह रहे हैं कि अगर आप आउटसाइड इंडिया हो और इंडिया में नहीं आ सकते हैं, तो जिस दिन आप इंडिया में लैंड करेंगे उस दिन से आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हो जाएगा. यहाँ से फिर 4 मंथ जो है आपके काउंट होंगे. जिस दिन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ उस दिन से नहीं, जिस दिन से आप इंडिया में एंटर कर जाएंगे, इंडिया में लैंड कर जाएंगे उस दिन से. वरना डॉक्यूमेंट पurporting टू हैव बीन, ये हाईलाइट कर लेना, ठीक है. हैव बीन executed by all or any of the parties out of India is not presented for the registration till after the expiration of the time hereinbefore prescribed in this behalf. The registering officer, if satisfied that the instrument was so executed, execute हो चुका है, that it has been presented for the registration within 4 months after its arrival in India. जिस दिन वो इंडिया में अराइव किया है उस दिन से 4 महीने तक. May on the payment of the proper registration fee accept such document for registration. Clear? Will may be prescribed. ये सेक्शन भी याद रखना है, सेक्शन 27 याद रखना है. इसके आगे लिख लो will. सही है. ये कह रहे हैं कि will. A will may at any time be presented for the registration or deposited in the manner hereinafter provided. 2-3 चीजें याद रख लो. क्या will को कंपल्सरी रजिस्टर कराना जरूरी है? नहीं है. अगर आप कराते हैं तो कब कराएंगे? when. कब से कराएंगे? एनी टाइम. क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना. अब आते हैं हम पार्ट 5 पे. पार्ट 5 बात करता है द प्लेस और ऑफ रजिस्ट्रेशन. प्लेस, टाइमिंग होगी, ठीक है. रजिस्ट्रेबल हमने डॉक्यूमेंट्स देख लिए, उसके बाद टाइमिंग देख ली हमने कब करवाना है. अब हम बात करेंगे कहाँ जाना है हमें. तो प्लेस, प्लेस फॉर द रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू लैंड. बस इतना देखो, यहाँ पे ध्यान देना है जो आपको याद रखना है. Shall be presented for the presentation in the office of sub registrar within whose sub district the whole or some part of the property to which such document is related. कहाँ पे? Where? ऐसे नोट्स बनाने आपको, नोट उसमें लिख लेना. सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, ठीक है. और वो कौन होगा? Where the whole or any part of the property. ठीक है. सेम प्रॉपर्टी का पूरा या कुछ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, वहां पे भी आप प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हो. कहाँ जाना है आपको? इनिशियली सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, सीधा रजिस्ट्रार के ऑफिस में नहीं जाना. प्लेस फॉर द रजिस्टरिंग अदर डॉक्यूमेंट. अब यहाँ तक ये तो हमने देखा था लैंड के केस में. अदर डॉक्यूमेंट का क्या कह रहे हैं? Every document not being a document referred to in section 28 or a copy of decree or order may be presented for the registration either in the office of sub-registrar in whose sub-district the document was executed, सही है, or in the office of any other sub-registrar under state government at which all the person executing claiming under the document desire the same to be registered. ये कह रहे हैं या तो उसी के ऑफिस में या फिर जो अदर सारे जितने भी है, मान लो 2-4 हैं ए बी, तो जहां पे ये डिजायर करेंगे, डिसाइड करेंगे कि यहाँ करा लेते हैं डॉक्यूमेंट रजिस्टर, वहीं पे करा सकते हैं. सही है. कॉपी ऑफ ए डिग्री और ऑर्डर में भी, ये इंपॉर्टेंट है, कॉपी ऑफ ए डिग्री और ऑर्डर में भी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार in whose sub district the original decree or order was made or where the decree or order does not affect the immovable property, the office of the sub registrar under the state government at which all the person claiming under the decree or order or copy of register. तो सभी के पास जो है एक एक कॉपी चली जाएगी जितने भी सब रजिस्ट्रार इन्वॉल्व है. नेक्स्ट है हमारा रजिस्ट्रेशन बाय द रजिस्ट्रार इन सर्टेन केसेस. हमने क्या देखा अभी तक कि सब रजिस्ट्रार
इनके ऑफिस में हम जाएंगे और वहां अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराएंगे। यहाँ देखा है हमने, ये कह रहा है एक्सेप्शन देखो कि कुछ ऐसे केसेस है जहां पे आप यहाँ पे जाना अवॉइड करेंगे, फर्स्ट उसमें जाना अवॉइड करेंगे, सीधा आप जाएंगे रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, क्या कह रहा है सेक्शन 30, any registrar may in his discretion receive and register any document which might be registered by any sub registrar subordinate to him। may मतलब उसकी पावर भी उतनी ही है। सही है। रजिस्ट्रेशन और एक्सेप्टेंस फॉर द डिपॉजिट एट द प्राइवेट रेजिडेंस, ये कह रहे हैं कि अब ये जो बंदा ए है, अगर इसको डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराना है तो ये रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएगा, ऐसा ही होगा। पर अगर ये बंदा जा ही नहीं सकता, ठीक है, ये इन्फॉर्म है, तो बहुत ज्यादा बीमार है, नहीं जा पाता, या जेल में है, ठीक है, या ऑफिशियल्स ऐसे हैं जिनको एग्जम्प्ट किया गया है कि वहां जाने की उन्हें जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक प्रॉपर फीस जो है वो पे करेंगे और यहाँ से जो ऑफिसर है वो इनके प्राइवेट प्लेस पे जाएंगे और इनका डॉक्यूमेंट रजिस्टर करेंगे। सही है। देखें, इन ऑर्डिनरी केसेस द रजिस्ट्रेशन or the deposit of document under this act shall be made only at the office of the registrar। जनरल रूल क्या कहता है कि ऑफिस में ही होगा, आपको वहीं जाना होगा, लेकिन provided that such officer may on special cause being shown attend at the residence of any person desiring the present a document for the registration to deposit a will or accept for the registration or deposit the document of a will। ये देखें, मुझे अपनी विल रजिस्टर करानी है, मैं डेथ बेड पे हूँ, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस है, मैं नहीं ही जा सकती, तो वहां पे उन्हें बुलाया जा सकता है आरओ को, और भाई हमारा जो डॉक्यूमेंट है आप रजिस्टर कर दो। सही है। अब ये कह रहे हैं नेक्स्ट पार्ट 6 है ये, मेरे बैरक में पार्ट 4 लिखा हुआ है, पार्ट 6 है। ओ प्रेजेंटिंग द डॉक्यूमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन, पर्सन टू प्रेजेंट डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, हमने देख लिया टाइम, हमने देख लिया प्लेस, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन जाएगा, हु विल go to register the document। person to present the document for the registration except in the cases mentioned in section 31, ये exception हम करेंगे अभी। every document to be registered under this act whether such registration be compulsory or optional, कंपल्सरी हो या ऑप्शनल हो, दोनों कवर्ड है इसमें, shall be presented at the proper registration office by some person executing or claiming under the same, or in the case of copy of decree or order claiming under the decree or order, जो बंदा क्लेम कर रहा है उस डिक्री को या ऑर्डर को, या जिसने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करा है, या ऐसा पर्सन जो क्लेम कर रहा है अंडर द एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट, वो ही जाएगा प्रेजेंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट के लिए। सेकंड, बाय द रिप्रेजेंटेटिव और असाइनी ऑफ सच पर्सन, अगर वो किसी रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है, या जैसे पावर ऑफ अटर्नी है हम दे देते हैं किसी को कि आप मेरा ये काम कर लेना, उस हिसाब से हो सकता है, या बाय द एजेंट ऑफ सच पर्सन रिप्रेजेंटेटिव असाइन ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द पावर ऑफ अटर्नी, तो वो कर सकते हैं। एलआर भी कर सकते हैं, एजेंट्स भी कर सकते हैं, और बंदा खुद भी, मतलब बोलते हैं ना इन पर्सन, तो वो इन पर्सन भी कर सकता है। नेक्स्ट है 32A। 32A कह रहा है कि कंपल्सरी अफिक्सिंग ऑफ द फोटोग्राफ एक्सेट्रा, ये वैसे बच्चों वाली बातें हैं। अच्छा, 32A जो है 2001 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, और हमने डिसाइड करा था कि 2001 के अमेंडमेंट्स तो हम करेंगे ही, तो नोट डाउन कर लो कि 2001 के अमेंडमेंट, ठीक है। एवरी पर्सन प्रेजेंटिंग एनी डॉक्यूमेंट एट द प्रॉपर रजिस्टरिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 32 शैल अफिक्स हिज फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड फिंगरप्रिंट्स टू द डॉक्यूमेंट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे कि अपना पासपोर्ट साइज फोटो और फिंगरप्रिंट्स लगाएगा। Provided that where such document relates to the transfer of ownership of immovable property, the passport size photo and the fingerprints of each buyer and seller, अगर एक से ज्यादा है तो सबके ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की बात है, तो सारे जितने भी बायर है और सेलर है सबके फोटो और फिंगरप्रिंट्स अफिक्स होंगे वहां पे। सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा समझाने का। 33 बात कर रहा है पावर ऑफ अटर्नी रिकॉन्सीएबल फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 32। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन क्या क्या उसमें आएगा कि पावर ऑफ अटर्नी कम, यहाँ पे ना जो आपको याद करना है एक लिस्ट सी बना लेना, यहाँ से जनरली क्वेश्चन मैंने देखा नहीं आया हो पेपर में, पर स्टिल बना लेना। इसमें कह रहा है कि अगर जो प्रिंसिपल है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग द पावर ऑफ अटर्नी रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, अगर वो इंडिया में रहता है,
ठीक है, ऐसा लिखना है आपको। रिजाइड इन any part of India in which the act is for the time being in force, power of attorney executed before authenticated by the registrar or sub registrar within whose district or sub district the principal reside। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें सिंपल ये कह रहा है कि इंडिया में है तो जिस रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के एरिया में वो रह रहा है वहां जाके अपना उसे आप रजिस्टर कराओगे, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, अगर वो रहता है रिजाइड इन द पार्ट ऑफ इंडिया इन विच द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, जैसे उस टाइम पे क्या था, JNK था, ठीक है, तो विद इन इंडिया है बट एक्ट जो है नॉट एप्लीकेबल, तो इस केस में आप क्या करेंगे, चलिए, द पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूटेड बिफोर ऑथेंटिकेटेड बाय द मैजिस्ट्रेट, तो समझ आ रहा है, आप इंडिया में हो और ये एक्ट भी एप्लीकेबल हो रहा है, तो रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार जहाँ पे भी रिजाइड कर रहे हैं आप, अगर विद इन इंडिया है लेकिन एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का उस टाइम का केस था, तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट के पास जाओगे, ही विल एग्जीक्यूट द पावर ऑफ अटर्नी। नेक्स्ट, इफ द प्रिंसिपल एट द टाइम ऑफ ओवरसाइट डज नॉट, अब वो इंडिया में ही नहीं रह रहा, तो अ पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूटेड बिफोर ऑथेंटिकेटेड बाय द नोटरी, कोर्ट, जज, मैजिस्ट्रेट, काउंसिल, वाइस काउंसिल, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हो गया होगा, आपने लिख लिया होगा। थर्ड है हमारा नोट इन इंडिया, तो नोटरी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि जब ये नोट्स बना रहे हो आप, ठीक है, तो क्योंकि इसमें या तो आप हाईलाइट कर सकते हो, अगर आप हाईलाइट नहीं करते तो इसके साइड में जो स्पेस होता है इसी पे लिख दो, मतलब प्रिंसिपल पे हाईलाइट ऐसे मार्क कर दिया और साइड में एक वर्ड लिख दो कि यहाँ पे मैजिस्ट्रेट मैंने लिख दिया, इंडिया लिख दिया, मैजिस्ट्रेट लिख दिया, इंडिया नोट विद इन, मतलब नोट एप्लीकेबल, एक्ट नोट एप्लीकेबल, तो मैजिस्ट्रेट लिख दिया। अब नोट इन इंडिया है तो वो वाली पॉइंटर्स लिख दिए, ठीक है। नोटरी, जज, मैजिस्ट्रेट, काउंसिल, काउंसिल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइडेड दैट द फॉलोइंग person shall not be required to attend any registration office or other or the court for the purpose of executing। कौन कौन से हैं, पहला बॉडी इन्फॉर्मिटी, मतलब अगर उसे लेके भी आया जाएगा तो वो उसका हेल्थ का रिस्क है, ठीक है, वो आ ही नहीं सकता, इतना बीमार है, अगर वो जेल में है या एग्जम्प्टेड है बाय द लॉ, ठीक है, इसमें इससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं आएगी, नहीं है, ठीक है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि इंक्वायरी बिफोर द रजिस्ट्रेशन बाय द रजिस्टरिंग ऑफिसर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेनिंग, सारे पार्ट्स हैं जो, ठीक है, अनलेस द पर्सन एग्जीक्यूटिंग सच डॉक्यूमेंट और अदर रिप्रेजेंटेटिव असाइंस और एजेंट्स authorized as aforesaid appear before the registering officer within the time allowed for the presentation under section 23, मतलब जितना टाइम उन्हें 4 महीने के अंदर अंदर, provided that is owing to the urgent necessity or unavoidable circumstances, वो 10 गुना जो फाइन दे रहा है वो वाला, ठीक है, the document may be registered, appearance under subsection 1 may be simultaneous and at a different time, अलग अलग टाइम पे भी आ सकते हैं, सेम टाइम पे भी आ सकते हैं, रजिस्टरिंग ऑफिसर शेल thereupon इंक्वायर वेदर और नोट सच डॉक्यूमेंट, बस जो आपको याद रखना है वो थर्ड वाला पॉइंट है, क्या है, जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है इंक्वायर वेदर और नोट सच डॉक्यूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड बाय द पर्सन बाय हुम ही परपोज टू हैव बीन, मतलब जिसे वो एग्जीक्यूट करना चाहिए था, क्या उसी ने उसे एग्जीक्यूट किया है, जैसे प्रॉपर्टी है कोई, प्रॉपर्टी तो बी की है, सी उसे एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, तो चेक किया जाएगा कि इसे ही करनी चाहिए थी तो इसने ही किया है, किसी और ने किया है। मान लो मैंने सी को पावर ऑफ अटर्नी दे रखी थी, तो क्या वो पावर ऑफ अटर्नी ऑथेंटिकेटेड है, नहीं है, वो सारा काम जो है चेक करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई होता है, सेटिस्फाई हिमसेल्फ एज द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन अपीयरिंग बिफोर हिम और एलिजिंग दैट दे हैव एग्जीक्यूटेड द डॉक्यूमेंट, सी है हमारा इन द केस ऑफ एनी पर्सन अपीयरिंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव असाइनी एजेंट, वो सेटिस्फाई करेगा कि एक्चुअल अथॉरिटी उनके पास है या नहीं। Any application for the direction under the proviso of subsection 1 may be lodged with the sub registrar who shall forward it to, वही वाली बात है, कोई भी एप्लीकेशन होगी तो हम पहले सब रजिस्ट्रार को भेजेंगे और वहां से फॉरवर्ड होगी टू द रजिस्ट्रार।
ये कॉपी ऑफ डिग्री पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड होती है, ठीक है, वहां पे इंक्वायरी की जरूरत नहीं, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, जिसका नाम होगा उसी के नाम पे होगी। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर ऑन द एडमिशन एंड डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन रिस्पेक्टिवली। अब ये कह रहे हैं कि आपने एग्जीक्यूट ठीक से नहीं कराया तो हम उसे रिजेक्ट करेंगे। इफ ऑल द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट अपीयर पर्सनली बिफोर द रजिस्टरिंग ऑफिसर एंड आर पर्सनली नोन टू हिम, अगर वो उसे खुद से ही जानते हैं, एंड ही बी अदरवाइज सेटिस्फाइड दैट दे आर द पर्सन दे रिप्रेजेंट देमसेल्फ टू बी, एंड इफ दे ऑल एडमिट द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। तीन चीजें इसमें बताई है, या तो वो खुद जानते हैं, जो आरओ है रजिस्टरिंग ऑफिसर है, देमसेल्फ नो दैट, हिमसेल्फ लिख देते हैं, या तो वो खुद जानते हैं उन्हें, सामने वाले पर्सन को, या हैव अ रीजन टू बिलीव कि जो बंदा है, जो पर्सन है एग्जीक्यूशन के लिए आया है वो राइट बंदा है, या फिर उनका जो इंक्वायरी हो चुकी है प्रॉपर। इन्हीं तीन सिचुएशन में क्या होगा, अगर वो सेटिस्फाई है, इफ इन द केस ऑफ एनी पर्सन अपियरिंग बाय अ रिप्रेजेंटेटिव असाइनी, वो हमने देख लिया। इफ द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट इज डेड, अगर वो मर गया है तो बाय एलआर आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। द रजिस्टरिंग ऑफिसर शेल रजिस्टर द डॉक्यूमेंट एज डायरेक्टेड, अभी कह रहे शेल, इन सारे ही केसेस में उनके पास ऑप्शन नहीं है, ही शेल हैव टू रजिस्टर द डॉक्यूमेंट, राइट। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि द रजिस्टरिंग ऑफिसर मे इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द पर्सन अपियरिंग बिफोर हिम आर द पर्सन दे रिप्रेजेंट देमसेल्फ टू बी और एनी अदर पर्सन any other purpose contemplated by this act, examine any one present in his office, जो उनके सामने आ रहे हैं ऑफिस में, उन्हें एग्जामिन किया जा सकता है कि क्या वो सही है बंदे या नहीं है। इफ एनी पर्सन बाय whom the document purports to be executed denies its execution, अगर जो बंदा वो कह रहा है कि मैंने एग्जीक्यूट ही नहीं किया, मतलब मैं पहले कह रही हूँ कि मैंने एग्जीक्यूट किया था, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कह रही हूँ मैंने नहीं किया, ठीक है। इफ एनी पर्सन अपियरिंग टू द रजिस्टरिंग ऑफिसर टू बी अ माइनर, अगर वो माइनर है, इडियट है, ल्यूनेटिक है, तो इफ एनी पर्सन बाय whom the document purports to be executed is dead एंड इज रिप्रेजेंटेटिव और साइनी डिनाइज इज एग्जीक्यूशन, और उसका एग्जीक्यूशन जो है वो मना कर देते हैं, मर गया है, और उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो वहां पे वो मना करेगा, ही शेल रिफ्यूज टू एग्जीक्यूट द डॉक्यूमेंट। कुछ नहीं याद रखना, यहाँ पे अगर वो सेटिस्फाई है तो ही शेल रजिस्टर, शेल रजिस्टर। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, किस वजह से, या तो उन्होंने डिनाई कर दिया है, एग्जीक्यूशन हुआ ही नहीं, या फिर उसके जो एलआर है वो डिनाई कर रहे हैं, या फिर जो बंदा है वो कॉम्पिटेंट नहीं है। कॉम्पिटेंट क्यों नहीं है, क्योंकि या तो वो माइनर है, या वो ल्यूनेटिक है, या वो इडियट है। इन सारे सिचुएशन में डिनाई हो जाएगा, और इन सारे सिचुएशन में यस या रजिस्टर हो जाएगा। ये वाला बोरिंग था चैप्टर, ठीक है, कुछ नहीं याद रखना, इतना याद रख लो, दैट इज इनफ। इसके नोट्स बना लो, यहाँ से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। बस दो चीजें याद रखनी है, एक तो आपको वो वाला, एक तो आपको पावर ऑफ अटर्नी वाली चीजें हैं वो याद रख लेनी है, और उसके बाद ये वाला टॉपिक जो है वो याद रखना, ठीक है। पढ़ाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि पढ़ना जरूरी है, ठीक है, सब पढ़ना जरूरी नहीं है। पर अभी कहता है कि प्रोसीजर वेयर द अपीयरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटेड एंड द विटनेस इज डिजायर। जो एग्जीक्यूटेंट्स है और जो विटनेसेस है उनकी अपीयरेंस को अगर आपको अगर उन्हें बुलाना है आपको तो क्या करेंगे आप, इफ एनी पर्सन प्रेजेंटिंग एनी डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन और क्लेमिंग अंडर एनी डॉक्यूमेंट विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग so presented desire the appearance of any person whose presence and testimony is necessary for the registration of such document, the registering officer may in his direction call upon such officer or the court as the state government directs in this behalf to issue a summon requiring him to appear at the registration office
either in person or by duly authorized agent as the summon may be mentioned and at a time named therein। बस ये कह रहे हैं कि अगर आपको किसी को बुलाना है तो उनको समन भेजा जाएगा, समन उन्हें भेज दिया जाएगा, ठीक है, और उन्हें प्रेजेंट होना पड़ेगा। अगर इसमें लिखा है इन पर्सन तो आपको इन पर्सन आना पड़ेगा। अगर थ्रू द एजेंट लिखा है, मतलब कुछ नहीं लिखा, नथिंग मेंशन, तो बाय एजेंट और इन पर्सन, आप जैसे मर्जी आ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है ऑफिसर और कोर्ट टू इशू एंड कॉस्ट सर्विसेज ऑफ समन। द ऑफिसर और द कोर्ट अपॉन द रिसीट ऑफ द पर्सन पियंस फी पेएबल इन सच केसेस shall issue the summon accordingly and cause it to be served upon the person whose appearance is so required। ये कह रहे हैं कि भाई जिनके नाम पे समन है उसकी फीस आपको पे करनी होगी, फिर उसी इंसान को आपको बुलावा भेज दिया जाएगा एंड ही विल प्रेजेंट एज द रजिस्ट्रार ऑफिस। नेक्स्ट है पर्सन एग्जम्प्टेड फ्रॉम अपीयरेंस एट द रजिस्ट्रेशन ऑफिस। इंपॉर्टेंट है सेक्शन 38, इंपॉर्टेंट, ये लिख लो, जो मैं बता रही हूँ ना कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ निशान लगा लो, इसे पॉइंट कर लो, ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लो, जो भी करना है वो करते रहो साथ में। अगर कुछ भी नहीं पढ़ोगे, इतना भी पढ़ लोगे तो भी आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। पर्सन हु बाय द रीजन ऑफ द bodily infirmity is unable without risk or serious inconvenience to appear at the registering officer or the person in jail under civil or criminal process, person exempted by the law from personal appear in the court and who would but for the provisions next herein contained be required to appear in person at the registering officer shall not be required to appear। सिंपल सी बात है, एग्जम्प्टेड है वो जो नहीं आ सकते बॉडी इन्फॉर्मिटी की वजह से, वो या जो बंदे जेल में हैं वो, उनको पर्सनल अपीयरेंस की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा लॉ एज टू द समन्स कमीशंस एंड विटनेसेस। Though law enforced for the time being as the summons, commission and compelling the attendance of witnesses and for their remuneration in the suit before the civil court shall save as aforesaid and mutatis mutandis apply to any summon or commission issued or any person। मतलब वो सारी चीजें जो अप्लाई होती है ना सिविल प्रोसीडिंग में, जो सिविल प्रोसीडिंग में कमीशन से रिगार्डिंग, समन से रिगार्डिंग या विटनेसेस से रिगार्डिंग जो भी लॉज फॉलो होते हैं उसी तरीके से वो सारे फॉलो होंगे ये रजिस्ट्रेशन की, जब हम समन करेंगे उन्हें बुलाएंगे उस वाली प्रोसेस में। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 8 प्रेजेंटिंग द विल और द अथॉरिटीज टू अडोप्ट। पर्सन एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट विल एंड अथॉरिटी, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया था पार्ट 8, ठीक है, यहाँ से इस पार्ट से ही क्वेश्चन आया था, मतलब विल के रिगार्डिंग जो है प्रेजेंटिंग और अथॉरिटीज टू अडोप्ट, ये किसमें है। Person entitled to present wills and authorities to adopt the testator and after his death any person claiming as an executor or otherwise under a will may present it to any registrar or sub registrar for the registration। किसे भी कर सकता है, रजिस्ट्रार को भी और सब रजिस्ट्रार को भी। नेक्स्ट है the donor or after his death the donee of any authorities to adopt or the adoptive son may present it to the any registrar or the sub registrar for the registration। वो भी अगर उसकी डेथ हो जाती है तो रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार को प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ विल एंड अथॉरिटीज टू अडोप्ट। अ विल और एन अथॉरिटी टू अडोप्ट presented for the registration by the testator or donee may be registered in the same manner as, जैसे बाकी के डॉक्यूमेंट जो हैं उन्हें रजिस्टर किया गया था वैसे ही इन्हें भी कर लिया जाएगा। A will or authority to adopt presented for the registration by any other person entitled to present it shall be registered if the registering officer is satisfied। कौन कौन सी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला, will or authority was executed by the testator or the donor as the case may be, उन्होंने ही एग्जीक्यूट किया था। सेकंड, टेस्टेटर और डोनर इज डेड, वो मर चुके हैं। थर्ड, द पर्सन प्रेजेंटिंग द विल एंड अथॉरिटी इज अंडर सेक्शन 40 एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट द सेम। हमने ऊपर पढ़ा था ना कि कौन प्रेजेंट कर सकता है, सेक्शन 40 में सेम ही है कि उन्होंने उसे प्रेजेंट किया है या कोई और पर्सन कर रहे हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द विल, इसमें इतना ही करना है यार, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना, बस इसमें नजर मार लेना इस वाले टॉपिक पे। चलिए नेक्स्ट है हमारा
पार्ट 9 ऑफ डिपॉजिट ऑफ द विल को डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट ऑफ द विल एनी टेस्टेटर में इधर पर्सनली खुद से भी जा सकता है या ड्यूली ऑथराइज एजेंट के थ्रू भी डिपॉजिट की जा सकती है विल विद एनी रजिस्ट्रार हिज विल इन द सील्ड कवर में होनी चाहिए। सुपर सब्सक्राइब कहाँ है, सुपरस्क्राइब विद द नेम ऑफ द टेस्टेटर एंड दैट ऑफ हिज एजेंट, या तो उस टेस्टेटर का भी नाम होगा, साथ में अगर वो एजेंट के थ्रू करता है तो उस एजेंट का भी नाम होगा एग्जीक्यूशन के लिए। एंड विद द स्टेटमेंट ऑफ द नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट, किस टाइप का वो नेचर है, यानी कि विल है तो उसके ऊपर विल लिखा जाएगा। प्रोसीजर ऑन द डिपॉजिट ऑफ द विल ऑन रिसीविंग such cover, the registrar is satisfied that the person presenting the same for the deposit is the testator or his agent shall transcribe in his register book, अपनी जो रजिस्टर बुक है। अब जो पॉइंट आपको याद रखना है कि बुक नंबर 5 सुपरस्क्रिप्शन अफोरसेड एंड शेल नोट इन द सेम बुक, उसी बुक में क्या और नोट किया जाएगा ऑन द साइड कवर द ईयर मंथ डे एंड आवर, उसके घंटे किस टाइमिंग पे भी वो भी मेंशन की जाएगी कि वो प्रेजेंट किया गया था या रिसीव किया गया था। एंड द नेम ऑफ एनी पर्सन हु मे टेस्टिफाई टू द आइडेंटिटी ऑफ द टेस्टेटर और हिज एजेंट और एनी लेजिबल इंस्क्रिप्शन विच मे बी ऑन द सील ऑफ द कवर। सारी जो छोटी से छोटी डिटेलिंग है ना, मेरे पास ये कवर आया था, इस पे ये सारी डिटेलिंग थी, उसके साथ ये एक ऐसा पर्सन आया था जिसने ये टेस्टिफाई किया था कि हाँ इसी बंदे की ये विल है, ये प्रेजेंट कर रहा है और ये ही इसका एजेंट है। वो सारी चीजें अपनी बुक नंबर 5 में वो मेंशन करेगा। और ये जो बुक नंबर 5 है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो यू हैव टू राइट इट डाउन ऑल्सो। नेक्स्ट है हमारा रजिस्ट्रार शेल देन प्लेस एंड रिटेन द सील कवर इन ए फायर प्रूफ बुक, और वो जो कॉपी होगी, ठीक है, जो दी जाएगी रजिस्ट्रार को, उसे वो सारी डिटेलिंग करने के बाद फायर प्रूफ बॉक्स में संभाल के रख देंगे विद द डेट टाइमिंग एंड एक्सेट्रा सारा कुछ। नेक्स्ट है हमारा विड्रॉल ऑफ द सील्ड कवर डिपॉजिट अंडर सेक्शन 42। अगर वो विड्रॉ करता है तो क्या होगा, इफ द टेस्टेटर हु हैज डिपॉजिटेड सच कवर विशेस टू विड्रॉ इट ही मे अप्लाई ईदर पर्सनली और बाय ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट to the registrar who holds it in the deposit, and such registrar if satisfied that the applicant is actually the testator or agent shall deliver the cover accordingly। देखो मैंने एक बिल बना दी, ठीक है, मुझे लग रहा था कि भाई मैं अपनी आखिरी सांसें ले रही हूँ, अब तो काम तमाम है, मैंने ऐसे इमोशनल होकर मैंने बिल बना दी, अब मैं बच गई, अब मैं ठीक हूँ। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई आप तो और 50 साल जिएंगे, जी लूंगी इतना तो। अब वो कहेंगे और आप 50 साल जिएंगे, मैं कह रही हूँ कि नहीं भाई अब तो मैं बच के अपनी विल में दोबारा बनाऊंगी, तो पुरानी विल को मैं क्या कर सकती हूँ, विड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है, मैं वो विड्रॉ कर सकती हूँ। पर करेगा कौन, या तो मैं खुद जाके करूंगी हु इज द टेस्टेटर, या फिर कौन करेगा, जो ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट है वो जाके उसे डिपॉजिट कर लेगा। अब इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक है, अब इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीडिंग ऑन द डेथ ऑफ अ डिपॉजिटर। अब जो डिपॉजिटर है अगर उसी की डेथ हो जाती है, व्हाट विल हैपन देन, if on the death of the testator who has deposited a sealed cover under section 42 application to be made to the registrar। अब क्या है, एप्लीकेशन दिया जाएगा रजिस्ट्रार को, who holds it in the deposit to open the same, and if the registrar is satisfied that the testator is dead, अगर टेस्टेटर जो है वो डेड है, मर गया है, ठीक है, he shall in applicant's presence open the cover, एप्लीकेंट की प्रेजेंट में मतलब प्रेजेंस में, सॉरी, देखो मेरी विल थी, मैंने बिल बनाई, मैंने उसे डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिट जिस दिन किया नेक्स्ट डे कहानी मेरी खत्म, ठीक है। अब मेरे जो एप्लीकेंट मतलब बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, या जिसको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरा विल में नाम हो सकता है, तो वो एप्लीकेंट आएंगे और अप्लाई करेंगे टू द रजिस्ट्रार ऑफिस कि भाई हमें वो बिल की एक कॉपी चाहिए, ठीक है, और वो सील तब तक नहीं खुलेगी जब तक कि कोई एप्लीकेंट आता नहीं है उस बिल को देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस ने तो अपना काम कर लिया था, उन्होंने अपना काम करके उसे रख दिया था, उनका तो काम ही खत्म हो गया। अब ये कह रहे हैं कि he shall in the applicant's presence open the cover, ओपन करेंगे at the applicant's expenses cause the content thereof to be copied in his book number 3। अब जो भी कंटेंट होगा वो बुक नंबर 3 में डिपॉजिट हो जाए, मतलब नोट डाउन कर लिया जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट है when such copy has been made the registrar shall redeposit the original will। अब देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, अब ये जो विल है ना, इसकी एक कॉपी बनाई जाएगी
और इसका जो कंटेंट होगा, अभी तक कंटेंट नहीं लिखा था हमने, जो बुक नंबर 5 थी, उसमें तो हमने सिर्फ ये लिखा था कि मिस्टर डिपॉजिटर जो भी थे वो आए थे, ठीक है, उन्होंने अपनी विल दी, और विल के जो कंटेंट से ऊपर उसका जो कवर के ऊपर थे कि ये टेस्टेटर ये थे, उनके ऑथोराइज एजेंट ये है, उसके साथ जो टेस्टिफाई कर रहा था वो ये है। वो सारी कहानी किसमें लिखी थी? बुक नंबर 5 में लिखी थी। बुक नंबर 3 में लिखा है कि जो डॉक्यूमेंट है ना, जो ये विल है, अभी तक तो हमने कवर नहीं खोला था, कवर खोलने के बाद ये जो लिखा हुआ है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है फलाने फलाने को दे जाएगी, ये जो कंटेंट है ये बुक नंबर 3 में लिखा जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। When such copy has been made, the registrar shall redeposit the original। अब ये सारा कुछ देख लेने के बाद ये जो ओरिजिनल कॉपी है इसकी कॉपी फोटोकॉपी करवाई जाएगी, वो उन्हें दी जाएगी, सर्टिफाइड कॉपी होगी बेसिकली। वो किसे दी जाएगी? एप्लीकेंट को दी जाएगी। और किसके कॉस्ट पे दी जाएगी? उन्हीं की कॉस्ट पे दी जाएगी। और जो ओरिजिनल कॉपी है इट विल बी डिपॉजिटेड बैक। कहाँ पे? फायर प्रूफ बॉक्स में, ठीक है। बस इसमें ये याद रखना जो सेक्शन 46 है कि ये दूसरे जो इनेक्टमेंट्स है उसको अफेक्ट नहीं करेगी। भाई जो इंडियन सक्सेशन एक्ट में लिखा हुआ है या प्रोबेट में लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन में या कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर दिया है, तो अगर उनमें कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसको ये एक्ट अफेक्ट नहीं करेगा। इसका अपना प्रोसीजर चलता रहेगा, उनका अपना चलता रहेगा, ठीक है। आपस में एक दूसरे को काउंटर नहीं करेंगे ये। चलो ये चैप्टर और खत्म कर लेते हैं आज। पार्ट 10 है ना, पार्ट 10 जो है ये खत्म कर लेते हैं। तो यानी कि हमारा जो फर्स्ट डिवीजन का फर्स्ट पार्ट था, यानी कि फर्स्ट से 10 तक रजिस्ट्रेशन वाला कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला रह जाएगा, जो मिसलेनियस पार्ट है या ड्यूटीज है, फीस है, पेनल्टीज है, वो सारा हम कल वाली क्लास में कवर कर लेंगे। अभी कह रहे हैं कि द इफेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड नॉन रजिस्ट्रेशन, जो हमने पढ़ा था सेक्शन 49, उसी का आगे वो है एक्सटेंशन। टाइम फ्रॉम विच द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑपरेट्स। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से ना आपके क्वेश्चन बनते हैं, प्री में भी बनते हैं और मेंस में भी बनते हैं इस टॉपिक से। कैसे बनते हैं? आई विल टेल यू। A registered document shall operate from the time which it would have commenced to operate if no registration thereof had been required or made, and not from the time of its registration। मैंने आज डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करा, ठीक है। अब या तो मैं इसे रजिस्टर कराऊंगी या मैं उसे नहीं कराऊंगी। रजिस्टर कब कराऊंगी? जब ये कंपलसरी सेक्शन 17 में फॉल करेगा। कब नहीं कराऊंगी? जब ये सेक्शन 18 में फॉल करेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब ये कह रहे हैं कि जिस दिन मैंने वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर दिया था ना, फ्रॉम द वेरी डे इट विल कम इनटू इफेक्ट। इनका कोई लेना देना नहीं है रजिस्ट्रेशन कब हुआ है कब नहीं। अगर नहीं कराते तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, जीरो वैल्यू हो जाएगी, लेकिन उसका जो इफेक्ट शुरू हो जाएगा फ्रॉम द वेरी डे ऑफ एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी व्हेन टू टेक इफेक्ट अगेंस्ट द ओरल एग्रीमेंट। ऑल द नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, अब डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं duly registered under this act and relating to any property whether movable or immovable shall take effect against any order, agreement or declaration relating to such property unless where the agreement or declaration has been accompanied or followed by the delivery of possession। important है। देखें कल हमने एक बात करी थी फैमिली अरेंजमेंट की, कल हमने ये वाली बात करी थी फैमिली अरेंजमेंट के रिगार्डिंग। अब इस फैमिली अरेंजमेंट को तो मैंने कर लिया था 2012 में ही, पर मैंने इसे रिटर्न में अभी तक रिड्यूस नहीं करा। तो क्या इसका इफेक्ट यहाँ से होगा या यहाँ से होगा? ये कह रहे हैं कि अगर ओरल एग्रीमेंट है तो उसका इफेक्ट भी फ्रॉम द वेरी डे जब से आपने वो अरेंजमेंट करी थी तब से ही शुरू होगा। अगर आपने उसे रिटर्न में, यानी कि मैंने अभी पार्टीशन डीड नहीं बनाई, मैं उसी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा मैं इससे मुझे याद आया, आपको एक चीज और बताती हूँ। देखें जैसे सक्सेशन होता है, ठीक है, या पार्टीशन होता है या ट्रांसफर थ्रू द, कोई भी सिचुएशन होती है, ठीक है, तो हम ये सोचते हैं कि यार प्रॉपर्टी तो मेरे पास आ ही गई,
अब क्या, प्रॉपर्टी तो मेरे पास आ गई, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हो रही, मैं यूज कर रही हूँ उस प्रॉपर्टी का, मैंने अपना घर बना लिया, मकान बना लिया, कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे मेरे फादर ने लगा लो मुझे गिफ्ट दिया, ठीक है, ही इज नो मोर आगे, तो क्या वो गिफ्ट वापस तो नहीं चला जाएगा, या पार्टीशन हो गया, हम सारे भाई बहन जो भी हैं अपनी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, तो हमें रजिस्ट्रेशन कराना ही क्यों पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन इसलिए कराया गया था क्योंकि वाई टू रजिस्टर, बिकॉज यहाँ तक तो आ गई प्रॉपर्टी, जैसे फादर से सन के पास तो प्रॉपर्टी आ गई, आगे उस सन को उस प्रॉपर्टी को अगर सेल करना होगा, ठीक है, या ट्रांसफर करना होगा, बस तो हमने देख लिया, यहाँ तक तो हमें दिक्कत ही नहीं आ रही, बट आगे अगर उसे सेल करना होगा, ट्रांसफर करना होगा, तो यहाँ पे वो रजिस्टर डीड मांगेगी, वो कहाँ से लाओगे, ठीक है। तो इतना ही यहाँ तक सोच के नहीं चलना, यहाँ तक भी ध्यान देना इन चीजों पे। नेक्स्ट करते हैं, हमने 49 देख लिया है, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, ये हमारा हो गया है। क्या इफेक्ट होगा उसका, जीरो इफेक्ट होगा, यानी कि जो हमारा डॉक्यूमेंट होगा उसका इफेक्ट निल हो जाएगा, इनवैलिड बोल सकते हो। सर्टेन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द लैंड टू टेक इफेक्ट अगेंस्ट द अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, ये कह रहे हैं कि कुछ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है उनका अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से, देखो आपको एक चीज बताती हूँ, क्या क्वेश्चन आता है, मेंस में भी आता है इसमें क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना। ये है डॉक्यूमेंट ए, ये है डॉक्यूमेंट बी, ठीक है, ये एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी वाई को सेल कर दी, ये एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी जी को सेल कर दी, ये हुई थी 2012 में, 21 में लगा लो, ठीक है, ये हुई है 2022 में, ठीक है, एग्जीक्यूट हो गए दोनों डॉक्यूमेंट्स, एग्जीक्यूट हो गए। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसका इफेक्ट होगा, क्या ये इफेक्टिव होगा, ये कहेंगे ना कि पहले ही जब वाई को बेच दी तो जी को तो बेची ही नहीं जा सकती, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इन दोनों ही सिचुएशन में कोई किसी की वैल्यू नहीं है, ना एक्स को वाई को बेची तब कोई वैल्यू है, ना जी को दी तब कोई वैल्यू है, बट इन केस जी के जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर हो गए, और हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था कि जिसका एग्जीक्यूशन पहले होता है वही माना जाता है कि रजिस्टर पहले हुआ है, लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूशन तो वाई का पहले हुआ है पर इसने रजिस्टर अभी तक नहीं कराया, इस केस में क्या होगा, ये प्रिवेल करेगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कौन सा डॉक्यूमेंट पहले प्रिवेल करेगा, जो एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूशन के बाद जिसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया, भले ही इनका कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, एग्जीक्यूशन हो गया था, सब कुछ हो गया था, इसकी वैल्यू कोई नहीं है, इसकी वैल्यू है बिकॉज इट हैज बीन रजिस्टर्ड बाय द पार्टीज। बस आज के लिए इतना ही, इसमें कोई, मैं देख लेती हूँ 2 मिनट कि इसमें कुछ बचा ना हो, मैंने छोड़ ना दिया हो। जो पार्ट मैंने बोले हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हें हाईलाइट करें, एग्जाम से पहले उनको रिवाइज करके जाएं। जो मैंने कहा है कि ठीक है वहां से बनते भी है नहीं भी बनते, उनको करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, पढ़ना जरूर है एक बारी कि इन केस अगर आ जाते हैं तो माइंड में रहे कि हाँ ऐसा बोला गया था, और पेपर की तैयारी अच्छे से करो। बाकी तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।